हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे अपने एकलव्य सीरीज के 12th लेक्चर की। 11 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के बुकैब काफ़ी अच्छे से कराए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक लेवल की जो बुकैब है ना अपनी, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। मान के चलिए आप 70 to 80% हमारी बेसिक बुकैब कंप्लीट हो गई है। जो कीवर्ड्स आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम बना रहा है, हर एक शिफ्ट में मिलेंगे, ठीक है। जो आपको दिखाऊंगा मैंने आपको पहले ही बताया, जो येलो मार्क किया है मैंने, जो वाइट कलर में दिख रहे हैं, ये सभी बेसिक में ही आते हैं, ठीक है। ईजी, मॉडरेट, ये सब। लेकिन जो आपके ऑरेंज में चले जाते हैं उनके बारे में मैंने मॉडरेट लेवल का बोला था। यहाँ पे येलो और वाइट ईजी और वेरी ईजी में है, ठीक है। फिर मैंने रेड वाला जो कलर किया था वो बताया था आपको कि वो डिफ़िकल्ट में चला जाता है। तो अभी अपने मॉडरेट और डिफ़िकल्ट ऐसे हैं कि मॉडरेट वाले आपको बहुत सारे आते होंगे, अगर आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो कम आते होंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट वास्तव में आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगे। तो इन कीवर्ड्स पे और अपनी पकड़ बन जाएगी तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब मैंने जो पहले सारी चीज़ें बताई कि मेरे मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी 11 वीडियोस में बार बार रिपीट की हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और आपको वो चीज़ें जाननी है कि बुकैब की ये सीरीज़ क्यों चल रही है, आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, तो पहली वीडियो आप देख लो, उसकी स्टार्टिंग 10-15 मिनट भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। CGL 2024 के PYQ चला रहा हूँ, ठीक है। उसमें आज 17 सितंबर की शिफ्ट 2 देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जितने भी येलो में हैं ये सभी ईजी कैटेगरी में आते हैं कीवर्ड्स, ये आपको आने चाहिए। वाइट वाले तो हर हाल में आने चाहिए। यदि वाइट और येलो नहीं आ रहे हैं तो वो क्या बहुत ही ज़्यादा वीक है अपनी, ठीक है। और ऑरेंज वाले जो है ना वो मॉडरेट कैटेगरी हैं, अगर आपको आते हैं तो आपकी बुकैब अच्छे लेवल पे जा रही है, नहीं आते हैं तो हमें सीखना है। और जो अभी रेड दिखाऊंगा वो डिफ़िकल्ट है, नहीं भी आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, तब आपको आना चाहिए। आप नोट डाउन करते जाना जो चीज़ें आपको नहीं आ रही। अब वेबसाइट की हिंदी बताऊं उससे अच्छा है आपको इंग्लिश में पता है कि वेबसाइट क्या होती है। वेब पेजेस होते हैं, हम सर्च करते हैं गूगल पे जाके, ये सब तो वो वेबसाइट हो गई, ठीक है। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रचार करना, ठीक है। अब ये कैसा प्रचार करना होता है? तो ये ऐसा प्रचार करना है कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हम आपको ये सड़क बनवा देंगे, नल लगवा देंगे, पानी आएगा टाइम पे, बिजली आएगी, तो ये बड़ी बड़ी बातें कर दी। कोई प्रोपेगेंडा, कोई ऐसा मुद्दा उठा लिया कि जो काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर है, अगर मान लो इलेक्शन होते हैं और कोई पार्टी ये मुद्दा उठा ले और उस पर, इस मुद्दे के आधार पर वोट लेना चाहे, लोगों को भड़का के उकसा के कि देखो हम काम करेंगे ये सब, तो वो एक तरह से प्रोपेगेंडा हो गया कि उन्होंने ये टॉपिक पकड़ लिया और अब वो प्रचार कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई बढ़ा चढ़ा के प्रचार करना, ठीक है। आप बोल सकते हो अतिशयोक्ति। यहाँ पे इससे आपको याद रहेगा कि हाँ, प्रोपेगेंडा सिर्फ प्रचार करना नहीं होता, बढ़ा चढ़ा के प्रचार प्रचार करना होता है। अब देखो थ्राइव, अब यहाँ पे मैं आपको दो कीवर्ड सिखाना चाह रहा हूँ। एक तो हो गया थ्राइव और एक हो गया स्ट्राइव। क्योंकि यहाँ पे डाउट रहेगा, कभी थ्राइव पूछा स्ट्राइव पूछा तो डाउट में रहेंगे क्या पूछा है। तो देखो स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। ये पहले बता चुका हूँ ये कीवर्ड्स। प्रयास करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, ये चीज़ है कि हम काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ये चीज़ हो गया। थ्राइव का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। कैसे आगे बढ़ना? फलना फूलना, ग्रो करना, लाइफ में आगे बढ़ना, तो ये हो गया ग्रो करना। अब मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ ग्रो करना, क्योंकि आपको ये समझना बहुत आसान रहेगा कि ग्रो करना, आगे बढ़ना। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ लो, क्योंकि हमें ऑप्शन कैसे टिक करनी वो आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट निकालना है हमें। अब देखो जितने भी बुकैब आएंगे उनके आंसर्स में निकालना सिखाऊंगा आपको, बुकैब भी सिखाऊंगा और आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पहले हम बुकैब देख लेते हैं। स्क्रीच, क्रेचेस, अब ये ऐसा लगा होता तो क्रेचेस पढ़ते, ऐसे क्रेच पढ़ देंगे। बेसीच और ब्लीच, तो सबसे पहले ब्लीच देख लो। ब्लीच का मतलब होता है रंग निकालना, ठीक है। ये जो हम ब्लीच वगैरह करवाते हैं ना चेहरे पे, लड़कियां वगैरह ज़्यादा करवाती हैं, तो वो ब्लीच क्या हो गया, चेहरे से रंग को निकालना। या जो कपड़े होते हैं उनकी ब्लीचिंग होती है, उस पर अगर कोई रेड कलर है, ब्लू कलर है, तो उसे हटा के वाइट कलर में लेके आना, ठीक है। तो ब्लीच का मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद उस पर कलर किया जा रहा है कुछ, लेकिन ब्लीच का मतलब ये होता है कि सफ़ेदी लाना, या फिर उसमें से जो भी उसके ऊपर कलर है वो सब हटा देना, ये चीज़ होता है। ऐसे चेहरे की ब्लीचिंग होती है तो जो भी गंदगी है चेहरे पे या कुछ भी है वो साफ़ हो जाती है, तो उस जगह सफ़ेदी आ जाती है चेहरे पे, एक तरह से गोरा हो जाता है चेहरा थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ है ब्लीच। बेसीच का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। रिक्वेस्ट करना, अब आपको रिक्वेस्ट अच्छे से पता है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी से विनती कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का आग्रह कर रहे हैं, तो अब रिक्वेस्ट करना। लेकिन इसमें बेसीच एक एक्स्ट्रा चीज़ देती है क्या, कि हम्बली रिक्वेस्ट करना, काफ़ी हम्बल तरीके से। एक तो हो गया प्लीज़,
और एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल तरीके से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ऐसे करके, तो वो हो गया कि रिक्वेस्ट करना, तो आपको याद रहेगा। क्रेचेस, अब क्रेचेस क्या होते हैं या क्रेच बोलते हैं, ये होता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनके लिए जो डे केयर सेंटर्स होते हैं ना, डे केयर सेंटर्स, बड़े शहरों में जो रह रहे हैं उन्हें याद भी मतलब समझ में आ रहा होगा कि जैसे जो उनकी मदर है और फादर है, यदि दोनों जॉब में हैं तो जो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, तो उन्होंने डे केयर सेंटर पे छोड़ दिया और जब वो काम से वापस आ गई तो वहाँ से फिर से ले लिया, तो ये बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स हो गए। तो उसे क्रेच बोलते हैं, वहाँ पे खिलौने होते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं पूरे दिन और पेरेंट्स जब आ गए तो वापस घर पे ले गए, तो ये चीज़ हो गई। स्क्रीच का क्या मतलब होता है, जोरदार आवाज़, ठीक है, स्क्रीच इसका मतलब होता है जोरदार आवाज़ जो कि कान फाड़ डाले, ठीक है। मैं इतना लेमन लैंग्वेज में इसलिए समझाता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ अच्छे से। अपनी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बनना चाहिए, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से आपको समझा दूँ कि ज़ोरदार आवाज़ जो कि कान फाड़ डाले। अब ये यहाँ पे जो यहाँ दिया है, अब देखो ये चीज़ें जब आपको पता होंगी तो ऑप्शन से आंसर्स निकालना बहुत आसान होगा। एलिमिनेट करना, लॉजिक लगाना, वो ऐसा होता है कि हम बहुत कम चीज़ों में लगा सकते हैं, क्योंकि बुकैब में आपको पता है, बुकैब में जब तक आपको शब्द नहीं पता होगा, उसका आइडिया आपको नहीं होगा, आपको ये नहीं पता कि ये कीवर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीज़ें नहीं होंगी, आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ कीवर्ड्स जो हैं एलिमिनेट करना, उनकी मैं ट्रिक बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो वो टाइम टाइम पे जहाँ लगती है वहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब देखो, जब आपको ये वन वर्ड निकालना है तो ये तो आप निकालोगे ही, आप पूरा इसे पढ़ो यहाँ से यहाँ तक और जल्दी से इसका आइडिया निकालने की कोशिश करो। अब देखो, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जो मैंने बताया ना हो आपको। ऑलमोस्ट, इमीडिएटली, लगभग और तुरंत। दे हर्ड, हर्ड का मतलब होता है सुनना, हाई मतलब ऊंची, श्रिल पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर, टायर आपको पता है, टायर्स ऑन द साइड रोड। अब जो टायर वगैरह हैं उनकी उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सुना है यहाँ पे कि तेज आवाज़, क्योंकि कुछ तो सुना है उन्होंने। अब हमें पता नहीं कि श्रिल क्या है, पियर्स क्या है, क्राई मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है, चिल्लाना, सुनना और तेज, तो आइडिया तो लग रहा है दिमाग में कि हाँ कोई तेज आवाज़ सुनी होगी, ऐसा कुछ रोड के किनारे, कुछ तो आइडिया लगा। अब बेशक श्रिल और पियर्सिंग का मतलब नहीं पता, तो यहाँ से आइडिया लगेगा कि हाँ क्रेचेस क्या होता है, बेसीच। अब ब्लीच तो नहीं करोगे, सुना होगा ब्लीच का मतलब क्या है, तो आप स्क्रीच, क्रीच और ये बेसीच, इनमें से आंसर लगाने की कोशिश करोगे। और अगर इनमें से आपको पता होगा तो एक ऑप्शन तो आपने हटा दिया, इन तीन में से आप टिक करोगे। तो यहाँ गलती भी होगी क्योंकि आपको इन तीनों का मतलब ही नहीं पता। लेकिन ये क्रेच इतना कठिन कीवर्ड नहीं है, कई बार सुनने में आ जाता है कि हाँ अब तो कॉन्सेप्ट भी चल रहा है बच्चों को डे केयर सेंटर पे छोड़ने का, ये सब, तो ये कीवर्ड अब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। हाँ, ये स्क्रीच वगैरह या बेसीच, बेसीच भी उतना कठिन नहीं, स्क्रीच कठिन है तभी रेड में डाला हुआ है। अब ये पियर्स, पियर्स का मतलब ये होता है कान छेदना, ठीक है, पियर्स का मतलब सुन लो, कान छेदना। कभी ना कभी लड़कियों के कान छेदे जाते हैं तो वो होता है कान छेदना, तो वो पियर्सिंग बोलती हैं, ठीक है। ये हो गया क्राई मतलब चिल्लाना, रोना, ये हो गया श्रिल। श्रिल का मतलब भी यही होता है, जो स्क्रीच है वही श्रिल है। तो ये जो अंडरलाइन पूरा किया गया है ना, ये इसका सिनोनिम हो गया स्क्रीच और श्रिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये जो स्क्रीच मैंने लिखा आपको और ये जो श्रिल लिखा, इनका सेम मतलब है कि तेज आवाज़ जो कान फाड़ डाले। तो आपको समझ में आ गया, हाँ स्क्रीच और श्रिल सेम हो गया। यहाँ पे डिफ़िकल्ट वोकैब है ये, ठीक है, इतना आसान नहीं कि श्रिल और स्क्रीच कभी सुना नहीं है, तो ये हो गया। तो आंसर भी आ जाएगा। जब आपको ये सेम चीज़ मिल गई, वन वर्ड इसी का बताना, तो आंसर अपना यही हो गया। ये तो बता ही दिया कि छोटे बच्चों के लिए डे केयर सेंटर, ये रिक्वेस्ट करना, ये रंग निकालना, तो ये तो कहीं से होगा नहीं। लेकिन अभी ये हमारे आंसर्स नहीं है, आगे चल के कभी शिफ्ट आएंगी ना तो उनमें यही आंसर्स होंगे, इन्हीं के मिस स्पेल्ड पूछेंगे, इन्हीं से एंटोनिम सिनोनिम बना रहे होंगे, तो आंसर्स आपके यहीं से निकलेंगे। ये कीवर्ड्स आपको यहाँ तो मिलेंगे, जो CGL है, CHSL, CPO कोई भी उठा लो, वहाँ यही रिपीट हो रहे होंगे। इवन आप मॉक दे रहे हो किसी कोचिंग के, तो आपने अभी तक यदि 11 वीडियोस कर ली और 12th ही आपकी हो रही है, आपको पता होगा कि कितने कीवर्ड्स अब रिपीट हो रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, हाँ ये कीवर्ड्स तो मैंने देखा है, सुना है, इस तरह से। आगे देखते हैं, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना बता चुका हूँ कि ये रिवर, ब्रिज, ये सब बता चुका हूँ, तो वो कीवर्ड्स रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, तो एक्नॉलेज का एक मतलब होता है धन्यवाद करना, ठीक है, धन्यवाद करना, तो ये भी एक नया तरीका है, थैंक्स बोलते हैं तो एक्नॉलेज करना। एक होता है एक्नॉलेज करने का मतलब वैल्यू करना, मान्यता देना, ठीक है, ये हो गया एक, ध्यान, धन्यवाद करना, वैल्यू करना, ये चीज़ हो गई, ठीक है। काउंटर फीट का मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब है जाली और नकली, ठीक है। काउंटर फीट, जो जाली नोट होते हैं, नकली होते हैं, इन्हें लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये हो गया।
डिटेक्ट का मतलब, तो डिटेक्टिव सुना होगा, जैसे बोलते हैं जासूस, ठीक है, डिटेक्टिव जो जासूस बोलते हैं, अगर इसमें मैं IVE लगा दूं तो ये पूरी स्पेलिंग बन जाएगी डिटेक्टिव की, और ये IVE हटा दूं तो डिटेक्ट का मतलब क्या हो गया, जासूसी करना या फिर पता लगाना, किसी भी चीज़ का पता लगाना, तो वो हो गया डिटेक्ट करना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये फियास्को, फोर्जरी, इम्प्रोम्प्टू और फ्रेंजी, तो पहले ये इम्प्रोम्प्टू देख लो, इसका मतलब होता है सडनली। सडनली मतलब अचानक से, कोई भी चीज़ अचानक हुई, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, तो वो सडनली इम्प्रोम्प्टू। क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा है, देखो प्रॉम्प्ट, ये मैंने बताया था, प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्टली बताया था, प्रॉम्प्टली, सडनली, और प्रॉम्प्ट ये LY यहाँ पे, ठीक है, प्रॉम्प्ट ली। और अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट की बात करूँ तो हो जाएगा सडन। ये हो गया यहाँ से सीधा आंसर, सडनली, अचानक। ठीक है, फोर्जरी का मतलब होता है जाली, नकली, ये समझो यहाँ से, जाली, नकली, ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते फियास्को। फियास्को का मतलब होता है पूरी तरह से फेल हो जाना, ठीक है, पूरी तरह से, कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, पूरी तरह से विफल होना या फेल होना, ठीक है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली, फेल हो गया, तो ये हो गया, तो पूरी तरह से विफल होना, या बोल सकते हैं बिग फेलियर, ठीक है, फियास्को, बिग फेलियर, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बिल्कुल नया है, कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है, फेलियर वगैरह इतने सुना है, इसके लिए कीवर्ड बना हुआ है, तो हमें फियास्को से क्या करना, लेकिन यहाँ पे आया है, क्या पता आप ये सी इधर दे दें, ऐसे इधर दे दें और मिस स्पेल्ट में पूछ लें, तो आप ध्यान रखना इसका। फोर्जरी, जाली, नकली, उतना डिफिकल्ट कीवर्ड नहीं है, इम्प्रॉम्प्टू बता दिया। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है, फ्रेंजी, बहुत ज़्यादा परेशान या फिर बेचैन, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में बेचैन है, तो वो फ्रेंजी। अब ये कीवर्ड्स हो गए यहाँ से। अब आपको ये सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, इसकी जगह पे जो अंडरलाइंड है, काउंटर फीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की, जाली, नकली डॉक्यूमेंट, और आपको पता है फियास्को ये हो गया विफल होना, फॉर्जरी, जाली, नकली, और इनके मतलब सडनली, बहुत ज़्यादा परेशान, तो आंसर मिल गया कि नहीं, फॉर्जरी। तो इनके मतलब पता होंगे तब आंसर आएंगे। अब देखो ये सभी कीवर्ड्स कठिन है, फियास्को भी कठिन, फ्रेंजी भी कठिन, इम्प्रॉम्प्टू भी कठिन, फॉर्जरी उतना कठिन नहीं है, ठीक है, ये आसान है कीवर्ड, लेकिन उतना आसान भी नहीं, तभी मॉडरेट में डाला है, ऐसा तो है नहीं कि डेली यूज में सुना हो, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो सुनने में आता है, ठीक है, कि नकली या न्यूज आपने कभी सुनी हो कि हाँ कहीं पे जाली नोट हो गए, कुछ भी हो गए, तो फोर्जरी, काउंटरफीट, ये सब आता रहता है। तो वही अगर आपको ये नहीं भी पता, इसका मतलब सुना हो, तो आंसर सीधा निकाल लोगे। फिर क्या करोगे कि अब ये नहीं पता तो आंसर तो निकाल लिया, लेकिन जब एनालिसिस पे बैठोगे तो इन शब्दों के बारे में भी जानोगे कि आगे कभी आ गए तो अब सही निकलने चाहिए, तो यहाँ से बात बन जाती है। तो ये सब चीज़ हो गई, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर डिफ़िकल्ट है ये, तो ये किसी के लिए भी आंसर निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि वोकैब में आपको पता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं। अब एंटोनिम बताना है, ठीक है, तो ये सब बता चुका हूँ, जुडिशियसली वगैरह, ये तो इसका मतलब होता है, एक तो जुडिशियरी का मतलब न्यायपालिका हो गई, तो ये जुडिशियसली का मतलब होता है रैशनल तरीके से, ठीक है, रैशनली, वही रैशनली मैं बता चुका हूँ आपको। इसका मतलब होता है लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली मतलब तार्किक रूप से या तर्क लगाकर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें दिमाग लगा रहे हैं कि ये कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कैसे भी करने लगे, आगे का एंड रिजल्ट पता ही नहीं क्या होगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इर्रेशनल तरीके से, सीधा आंसर मिल गया, सोचना भी नहीं, डायरेक्ट, ठीक है, इर्रेलेवेंट, अनुचित, इरिटेटिंगली, कोई चिढ़ा रहा है, इरिटेट कर रहा है, ठीक है, किसी की बातें इरिटेटेड लग रही हैं कि हाँ हम इरिटेट हो रहे हैं, उससे चिढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई। तो इरिटेटिंगली, या आपको इरिटेट पे फोकस करना है, इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ना, ठीक है, या इरिटेट करना तो चिढ़ाना। और स्पेलिंग किस पे ध्यान देना, IRRITATE, मैंने पहले ही बोला था, INGLY, INGED वगैरह पे उतना हमें ध्यान नहीं देना है, ये तो कंटेक्स्ट के हिसाब से लगता है, जो बाद में देखेंगे, हमें तो केवल मेन रूट वर्ड पे ध्यान देना है। इरिटेट का मतलब ये होता है। इर्रेवरेंट, इसका मतलब हो गया असम्मानजनक, असम्मानजनक, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, डिसरेस्पेक्ट से। तो जब हिंदी में समझ में नहीं आता ना असम्मानजनक क्या, तो ऐसी चीज़ जिसमें सम्मान नहीं दे रहा है, जो सम्मान नहीं मिल रहा, तो असम्मानजनक, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। और इसी से निकलता है रेवरेंट, REVERENT, रेवरेंट का मतलब होता है सम्मान सहित या सम्मानजनक, ठीक है। तो जब ये शब्द इसी से एक दूसरे से बने तो ऐसा हमारा होता है कि हम वहीं पे सीख लेते हैं उस शब्द को, ठीक है। ऐसा ही है, जैसे मैंने आपको बताया था, रिवील जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसके साथ में मैंने आपको कंसील भी बता दिया। कंसील का मतलब छिपाना और रिवील का मतलब उजागर करना। तो ये एंटोनिम सुनने में अगर एक जैसे दिख रहे हैं
तो आसानी रहती है वहाँ कनेक्ट करने में। तो ऐसे रेवरेंट का मतलब सम्मान से संबंधित, रेस्पेक्ट से संबंधित, और इर्रेवरेंट असम्मानजनक। तो ये कहीं से कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा, आप इसे तो हटा ही दोगे, इर्रेलेवेंट को, इरिटेट भी आपको पता होगा, इर्रेशनल तो आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे। हाँ, अब आप जरा पढ़ के देखो, कई बार क्या होता है पता है, एंटोनिम सिनोनिम तब हमारे लिए और आसान हो जाते हैं यदि वो किसी सेंटेंस में दिए हों। यदि यही डायरेक्ट पूछ लेना जुडिशियसली या ऐसे करके, तो डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में दिया तो उसका हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे वी शुड प्लान आवर एक्शंस, हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस, उनका प्लान बना के रखना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट ये हो सकता है। जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर, तो यहाँ क्या बोला है कि युद्ध में जाने से पहले हम क्या एक्शंस लेंगे उसके बारे में हमारे पास प्लान होना चाहिए। अब ये समझो आप कि हमारे पास एक्शंस होना चाहिए जुडिशियसली। तो जुडिशियसली जब हम प्लान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दिमाग लगा के बनाएंगे, लॉजिकल बनाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मन में जो आया वो करने लगे। तो ये आइडिया आपको इस सेंटेंस से लग गया कि ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और इसका एंटोनिम नेगेटिव वर्ड ही हो गया। लेकिन यहाँ पे चारों की चारों नेगेटिव वर्ड हैं, इसलिए यदि कहीं ऐसा होता ना कि 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो इन्हें हम एलिमिनेट कर पाते। तो ये दिमाग में तो हमेशा रहता है ना कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है तो एलिमिनेट करने का चांस है। यहाँ उन्होंने ऐसा दे दिया कि चारों नेगेटिव हैं, तो चलो हमारा ये काम नहीं बन सकता, तो हम आगे कहीं देखेंगे। लेकिन पता ही नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता है, या सेंटेंस से हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब ये देखो, ये प्रेमिसेस वगैरह, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाऊँ। देखो, PREMISES, इस प्रेमिसेस का मतलब होता है कि जैसे कोई कैंपस है स्कूल का पूरा, उसके बाहर की आसपास की जगह, तो आसपास का क्षेत्र, ठीक है। आपने किसी मेन एरिया की बात की और उसके आसपास का क्षेत्र, वो होता है प्रेमिसेस। जैसे आपका स्कूल है, कॉलेज है, उसके आसपास का जो एरिया, तो वो प्रेमिसेस हो गया। जैसे ये ऐसे कॉलेज बना हो तो इसके आसपास का ये वाला एरिया, ये नहीं कि 1 किलोमीटर दूर चले गए, वो नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझाऊँ यहाँ पे, ये मैंने ऑरेंज में क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन बनता है। ये PREMISE, प्रिमाइस, प्रिमाइस का मतलब अलग होता है, प्रेमिसेस का मतलब अलग होता है। अब प्रिमाइस को क्या बोलते हैं, पूर्व धारणा, ठीक है, पूर्व धारणा, या फिर इसे बोलते हैं मूल विचार। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये प्रेमिसेस है, ये SES पूरी स्पेलिंग है, तो ये प्रेमिसेस हो गया आसपास का एरिया, आसपास का क्षेत्र, और सिर्फ प्रेमाइज जिसमें एस नहीं लगी है, वो हो गया आपका मूल विचार, पूर्व धारणा, कि आपने किसी चीज़ के बारे में पहले से कोई विचार बना रखा है, उससे आप मिले हो ना मिले हो, आपने वो चीज़ देखी हो ना देखी, सुन रखी है, या और लोगों से कोई आइडिया लगा हुआ है कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का आपका कोई मूल विचार बना हुआ है, पहले से कोई धारणा बना रखे हो आपने किसी के बारे में, कि मान लो ये जानवर तो खराब ही होता है, या फिर ये चीज़ तो बेकार ही है, कोई भी हो आपके आइडिया। जैसे मान लो बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो दिमाग में रहता है कि नहीं ये शेयर्स वगैरह सही नहीं है, तो ये एक धारणा हमारी बन गई। लेकिन कुछ लोगों को शेयर मार्केट बहुत पसंद है, तो इस तरह से दिमाग चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जंबल ऑर्डर वगैरह तो वो तो हमारी सीरीज अलग है, तो उसमें हम देख लेंगे। परस्यूड मतलब किसी को उकसाना, राजी करना, भड़काना, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रभाव डालते हैं, वो कुछ भी बोल दें तो उसका बहुत असर पड़ता है व्यूअर्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर्स का मतलब उपभोक्ता, जो उपभोग करते हैं चीज़ों के, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो जानकारी हो, खाने पीने की चीज़ें, तो वो सब कंज्यूमर्स में ही आते हैं। ब्रेन वॉश का मतलब क्या होता है, अब देखो वॉशिंग ING पे ध्यान मत दो, ध्यान इस पे दो, ब्रेन वॉश। तो ब्रेन वॉश का मतलब क्या है, दिमाग धोना, कि दिमाग धो दिया, हाँ उसके ही जैसा कुछ है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती विचार बदलना, ठीक है, ज़बरदस्ती विचार बदलना या आपकी सोच बदलना किसी की भी। जैसे एग्जांपल दूं, जो टेररिस्ट्स होते हैं ना, वो छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, जो यूथ है ना, नौजवान 15-16 साल के, 18 साल के, उन्हें पकड़ते हैं ताकि उन्हें ऐसी चीज़ें भड़काऊ भाषण दें, उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाएं कि आपके साथ गलत हो रहा है, ताकि वो हथियार उठा लें, ठीक है, और फिर लड़ने लगें किसी दूसरे देश के खिलाफ। तो वो ब्रेन वॉश करना हो गया, कि ज़बरदस्ती आपके विचार बदल दिए किसी चीज़ को लेके, ठीक है। अब वो चीज़ हमें अलग लगने लगी या अच्छी लगने लगी। कोई गलत चीज़ है वो अच्छी भी लग सकती है ब्रेन वॉश करने के बाद। कोई धर्म है, कोई भी चीज़ है अच्छी नहीं है, उसमें कोई ऐसी एलिमेंट है किसी भी रिलीजन में, किसी भी चीज़ में कोई, अब मान लो अनटचेबिलिटी है, तो ब्रेन वॉश कर दिया, नहीं हम लोग ऊपर हैं, वो लोग नीचे हैं, तो हमें उनसे बात नहीं करनी, उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये चीज़ क्या हो गई, तो ब्रेन वॉश करने जैसा हो गया ना। तो वही चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा कि ज़बरदस्ती विचार बदले जा रहे हैं। ये नहीं कि तार्किक रूप से कुछ समझाया जा रहा हो कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्या साइंटिफिक रीजन कुछ है कि नहीं। तो ये चीज़ होगी ब्रेन वॉश करना, ज़बरदस्ती विचार बदलना, सोच बदलना। स्टेल का मतलब होता है बासा, ठीक है, बासी रोटी या बासा जो रात में बनाया 1-2 दिन बाद खा रहे हैं या रखी हुई, तो वो स्टेल हो गया।
अब आपको इसके एंटोनिम निकालना है, तो सीधा फ्रेश आंसर हो गया और आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं पढ़ना। ये सेव वगैरह सब बता चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं दोबारा चीज़ें रिपीट करने का। जो ऑलरेडी 11 वीडियोज़ देख के आए हैं उन्हें भी इससे वैल्यू मिलनी चाहिए, कि बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है, उनसे चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, बाकी सब आसान है। जो वाइड वगैरह में एंटोनिम बताना है, अटैक का डिफेंस होता है, सीधा आंसर मिल गया, सोचना भी नहीं है। तो देखो आसान भी आते हैं। अब आपको बेशक एम्बुश का मतलब नहीं पता, ठीक है, इंगेजमेंट वगैरह हो सकता है पता हो ना पता हो, प्रोडक्शन पता होगा, तो डिफेंस सीधा आंसर हो गया। ये नहीं भी पता तब भी आंसर मिल गया। लेकिन अब गलती कहाँ होती है कि आंसर मिल गया हम आगे बढ़ गए। एनालाइज करो बैठ के, जब आप टेस्ट देने के बाद में बैठोगे तब आपको ये देखना कि हाँ एम्बुश का मतलब क्या होता है। एम्बुश का मतलब होता है छिपकर, ठीक है, या आप लिख लो छुप कर अटैक करना, ठीक है, आक्रमण करना। तो छुपकर आक्रमण करना। जो पुलवामा अटैक हुआ था तो वो टेररिस्ट वहाँ पे दुबके हुए थे, फिर उन्होंने अटैक किया, तो वही हो गया एम्बुश। ये नहीं कि सामने आके लड़ाई कर रहे हैं, तो वो टेररिस्ट यही करते हैं, दुबक के ही आते हैं। तो ये चीज़ जो अभी हुई पहलगाम अटैक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंगेजमेंट, अब इंगेजमेंट का मतलब बताया था, एक तो सगाई, शादी सगाई वो वाला इंगेजमेंट हो गया। एक इंगेजमेंट होता है आगे आना, ठीक है, इंगेज करना, आगे आना या शामिल होना, ये भी होता है। किसी चीज़ में आप शामिल हो रहे हो तो वो इंगेज, ठीक है, आप इंगेज हो उस चीज़ में, शामिल होना। और डिसंगेज कि आप उससे भाग रहे हो, दूर जा रहे हो। डिफेंस आपको पता है, सुरक्षा करना। प्रोडक्शन उत्पादन, ठीक है, आंसर भी मिल गया। एंटोनिम बताना है, सिंथेटिक का होता है नेचुरल, सीधा आंसर मिल गया, सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक आपने सुना होगा जिसमें हम दौड़ लगाते हैं, तो जो चीज़ सिंथेटिक है वो मैन मेड है। मैन मेड का मतलब, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित। और ये बिल्कुल भी कठिन कीवर्ड नहीं है सिंथेटिक वगैरह। तो अब नेचुरल थिंग, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सुना होगा, ये इसका सिनोनिम है। तो पढ़ना कैसे होता है, ऑप्शंस देखने होते हैं। सिंथेटिक जो है ना, मैन मेड, मानव निर्मित, ये बोलते हैं, और आर्टिफिशियल भी यही होता है। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के सिनोनिम। लेकिन एंटोनिम हो गया नेचुरल, जिसका मतलब आपको पता है प्राकृतिक। प्रोसेस्ड का मतलब होता है परिष्कृत, ठीक है, परिष्कृत। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऑयल वगैरह है ना, कच्चा तेल ऑयल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है कुछ भी, उसकी साफ सफाई की, उसमें जो गंदगी इम्प्योरिटीज उन्हें हटा दी, तो फिर वो परिष्कृत फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो उसका जो रॉ फॉर्म है ना वो अपरिष्कृत हो गया। रॉ का मतलब होता है अपरिष्कृत, जो सही फॉर्म में नहीं आया है, ठीक है। कोई भी हमें मिनरल मिलता है ना, उसका हमें ओर मिलता है, फिर उस ओर को हम साफ़ सफाई करते हैं, तब उसमें से हमें कोई मेटल मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हाँ उस ओर की सफाई करके तब हम मेटल तक पहुँचते हैं। तो ये रॉ फॉर्म हो गया और ये इसका प्रोसेस्ड फॉर्म हो गया। ऐसे ऑयल वगैरह पेट्रोल डीजल मिलता है तो सीधा ज़मीन से निकालते हैं तो पेट्रोल डीजल नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, नकल उतारना, नकल करना। अब ये वो चीटिंग वाली नकल नहीं, किसी का बिहेवियर कैसा है, कौन कैसे बिहेव करता है। टीचर की नकल उतारते थे स्टूडेंट्स जब हम स्कूल में थे या कुछ भी, तो वो नकल करना, नकल उतारना, तो आप ऐसे लिख सकते हो उसे, करना या फिर नकल उतारना, तो याद रहेगा। आंसर तो सीधा आ गया, सिंथेटिक का नेचुरल, हो गया अपना काम यहाँ से। अब देखो कैंपिंग क्या होता है, तो कैंपिंग का मतलब होता है टेम्पररी स्टे, ठीक है, टेम्पररी स्टे। तो जब हम टेम्पररी कहीं रुकते हैं ना तो वो कैंप लगाना हो गया। तो कैंपिंग बोल दो चाहे आप कैंप बोल दो। और आपको इतने पढ़ने से ही आइडिया लग गया हाँ कैंप का मतलब क्या होता है। कहीं टूर पे चले गए 4-6 दिन के लिए, कहीं कैंप लगा लिया और रुक गए, घर तो बना नहीं लिया, वहाँ से बस 4-6 दिन बाद कहीं और चले जाएंगे, अपने घर लौट जाएंगे। तो ये हो गया टेम्पररी स्टे, कहीं पे हम टेम्पररी रुके हुए हैं अस्थायी रूप से, ये नहीं कि स्थायी रूप से रुक गए वहाँ। अब देखो ऑइंटमेंट, बूंद, इसे बूंद पढ़ते हैं, ठीक है, बाउंड वगैरह नहीं, बूंद पढ़ते हैं। ये भी नील, ये हील और ये हीबल, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो होमोफोन बताना है, जो सुनने में एक जैसे लगे। तो सुनने में तो तब एक जैसे लगेंगे ना जब हम यहाँ पे भर पाएँ। अब देखो आपको किसी का मतलब नहीं पता, लेकिन बूंद आसान शब्द है, इसका मतलब पता होना चाहिए। घाव, इसका मतलब होता है घाव, इसका मतलब होता है चोट, ठीक है, बूंद, घाव, चोट। द ऑइंटमेंट विल हेल्प, हेल्प टू फिल अप द बूंद। अब घाव की मदद करेगा, तो घाव में मदद क्या करता है, कोई दवाई होगी, कोई पाउडर वगैरह होगा, वही तो मदद करेगा। तो आइडिया तो लग रहा है। ऑइंटमेंट बेशक आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता चल गया पॉजिटिव वर्ड है, कम से कम इतना पता चला, बहुत हेल्प होती है इससे, ठीक है। लेकिन ऑइंटमेंट का मतलब क्या, मलहम होता है, ठीक है, मलहम या मरहम, ठीक है, तो कुछ भी बोल लो, मलहम या मरहम, आपको पता चल गया। बूंद, घाव, तो ये क्या करेगा, तो इसका आंसर कहाँ से निकलेगा, हील निकलेगा। कि ये हील हो गया, तो हील सुना होगा कि हाँ हील करना है, तो ये आंसर हो गया अपना HEAL, ठीक है। इतना आसान नहीं है क्योंकि हम डाउट में रहते हैं। ये हील हो गया, हाई हील ते नच्चे, आपने सुना होगा, वो सॉन्ग है ये हाई हील। तो हील का मतलब हो गया कि एड़ी,
ऊंची एड़ी वाले जूते ले लो तो हाई हील वाले हो गए, तो वो ये वाली हील हो गई, ठीक है, आपके एड़ी से संबंधित, एड़ी से संबंधित। तो ये यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है कि ये हील है। अब नील का मतलब क्या हो गया, KNEEL। तो देखो KNEE नी, ये होता है हमारा घुटना, ठीक है, नी ये तो होता घुटना, और नील एल लगा दिया तो इसका मतलब हो गया घुटने टेकना, ठीक है, घुटने टेकना। तो ये हो गया घुटने के बल बैठना, घुटने टेकना, इस तरह से। तो ये हो गया नील, ठीक, ये चीज़ हो गई। और हीबल ये कुछ नहीं होता, तो आपको आंसर मिलेगा कि अब आप क्या लगाओगे, तो घाव क्या हो रहा है, तो ये हील हो रहा है, हील का मतलब रिकवर हो रहा है, ठीक है, रिकवर का मतलब ठीक हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप ये वाला हील लगाओगे ना, HEL वाला, कि ये लगा दोगे एड़ी के, एड़ी से संबंधित, तो ये बस आपका आंसर आ गया यहाँ से। अब ये देखो ग्रामेटिकल एरर वगैरह तो आप ग्रामर की सीरीज में देखेंगे। लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये तीनों शब्द सेम है, सिनोनिम है। ये भी लॉयल, लॉयल रहना, लॉयल्टी बहुत आसान कीवर्ड है, वफादार, ठीक है, और लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई वफादारी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। अब सत्यनिष्ठा, ईमानदारी वही है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये तीनों सभी कीवर्ड सेम है, तो आपको ये समझ में आ गया। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस आपको पता है, और इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, तो ये अपना होता है गणतंत्र दिवस। लेकिन हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि पता नहीं किसे गणतंत्र बोलते हैं और किसे स्वतंत्रता बोलते हैं, तो अब याद रखना, ठीक है। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, बहुत बार बताया हुआ है कंपल्सन, और करेक्ट स्पेलिंग इसमें देखनी है हमें, ठीक है। अब ये करेक्ट तो यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें तो हमें ये पढ़ना भी नहीं है, तो ये रिपग्नेंस, एक ही स्पेलिंग दी है, उसका सही फॉर्म निकालना, ये आंसर है इसका, ठीक है, रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है, तो ये रिपग्नेंट होता है और रिपग्नेंस दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिपग्नेंट इसका मतलब होता है घृणित, ठीक है, इसका मतलब होता है घिनौना, ये होता है। तो ये तो हो गया रिपग्नेंट, और ऐसे रिपग्नेंस हो गया घृणा, ठीक है, ये हो गया। जो चीज़ घृणित है, घिनौनी है, तो वो रिपग्नेंट हो गई, और रिपग्नेंस तो घृणा, ये चीज़ हो गई, नफरत, घृणा, कुछ भी बोल दो, तो ये अपना हो गया। अब हमें सही स्पेलिंग ये तो आपको याद रखना है, REPUGNANCE, रिपग्नेंस, और ये कहीं RI वगैरह क्या। अब इस चीज़ का क्या तोड़ है, याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं कितना भी बता दूँ आपको, तो आपको स्पेलिंग आनी ही चाहिए, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी, कोई भी शब्द आपके सामने आए, उसकी यदि आपको स्पेलिंग आती है, आपको उसे बोलना आता है, उसका हिंदी मतलब पता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। हर एक बुकैब का आंसर ला के दिखा दूंगा आपको, कि बस इन 3 चीज़ों के बेस पे आप आंसर ला सकते हो किसी का भी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब हमें पढ़ना भी नहीं कि इसका मतलब क्या, वैसे कि द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड, कि आधा पका हुआ भोजन खाने की जो विचार है ना, ये सुनते ही क्या हुआ कि मजबूरी में खाना पड़ेगा, फिल्स मी विथ रिपग्नेंस, कि मैं घृणा से भर गया, ठीक है, मुझे काफ़ी नफरत सी हुई, तो ये चीज़ हो गई, तो सेंस आ गया उसका। जब आपको वो कीवर्ड छोटे छोटे पता नहीं होंगे तो कैसे उन सेंटेंसेस का मतलब निकालोगे। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, स्ट्रगल, संघर्ष करना या संघर्ष, तो आपको ये पता है। बाकी ये सब सब्सटीट्यूट करना है ग्रामर में, तो देखेंगे इसे, इसमें कुछ है ही नहीं, पैसे वॉइस वगैरह कोई भी कीवर्ड ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यही होने वाला है, इसी तरह से कीवर्ड्स आएंगे, उतने इंपॉर्टेंट होंगे ही नहीं। आपको ये चीज़ें पता होंगी, नेकलेस आपको पता है, गले का हार, ठीक है, एनिवर्सरी आपको पता है, बरसगांठ, ठीक है, साल भर में वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ भी बर्थडे भी आता तो भी एक तरह से वही हो गया। तो ये वर्षगांठ, हर साल में जो रिपीट हो रही चीज़। अब ये क्या, देखो यहाँ सबसे पहले देखो ईडियम निकालना है, और यहाँ लिखा है पुल्ड ए लॉन्ग फेस, कि चेहरा था लटका लिया, पुल मतलब खींचना, और लंबा खींच दिया, तो लंबा खींच के लटक गया चेहरा, और लटक गया तो वो सैड हो गया, इस तरह से आंसर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, थोड़ा आइडिया लगाते हैं। अब देखो मैं फिर से बोलूँ, एंटोनिम सिनोनिम जिस तरह से आसान होता है ना सेंटेंस में, उसी तरह से अगर सेंटेंस में ईडियम आ जाए तो आसान हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस में अगर कोई चीज़ आ रही है वोकैब की, तो वो उसके मुकाबले आसान है जो सीधा पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एक चांस तो रहता है कम से कम आइडिया लगाने का। अब देखना, रीना ने चेहरा क्या खींच लिया, ठीक है, अब यहाँ तक बेशक हमें पता नहीं है, पुल्ड ए लॉन्ग फेस, उसने लंबा चेहरा खींच लिया, सिंस हर हस्बैंड, जब से उसके हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस, जब से उसके हस्बैंड क्या नहीं लाए उसके लिए डायमंड, ठीक है, हीरे का जो नेकलेस है वो लेके नहीं आया उसकी एनिवर्सरी पे, तो रीना ने इसलिए चेहरा लटका लिया। आपको आइडिया लग रहा है कि वो नेकलेस लेके नहीं आया, इस वजह से तब से रीना क्या है, दुखी या परेशान है, या उसे अच्छा नहीं लग रहा है, या सैड है, तो सैड हो गया। अब ये देखो यूफोरिक और एक्सटेटिक 8-10 बार बता चुका हूँ वैसे, इन दोनों का मतलब होता है खुश और उत्साहित, ठीक है, या बहुत ज़्यादा खुश,
तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, आपको पता चल गया, चाहे यूफोरिक चाहे एक्सटेटिक। ये हो गया, आंसर भी आ गया। डिस्क्लोज, तो आपको पता है, देखो क्लोज का मतलब बंद करना और डिस्क्लोज का मतलब कोई चीज़, अब देखो क्लोज हो गया एक नेगेटिव वर्ड कि आप किसी चीज़ को बंद कर रहे हो, ओपन करना होता है खोलना, और उसमें एक और नेगेटिव चीज़ लगा दो तो ये पॉजिटिव शब्द बना के देगा डिस्क्लोज। तो जिस चीज़ को आप बंद कर रहे हो उसे ओपन कर दो, तो डिस्क्लोज का मतलब होता है ओपन करना या उजागर करना या फिर रिवील करना, बताया था। तो बस आप ये समझो, डिस्क्लोज का मतलब उजागर करना, और वैसे भी आपको पता होगा, इतने कठिन कीवर्ड नहीं है। अब देखते हैं डिस इंगेज, तो देखो डिस हो गया नेगेटिव, इंगेज हो गया पॉजिटिव, और मैथ में हमने पढ़ा है माइनस प्लस माइनस होता है, तो जो भी निकलेगा वो नेगेटिव वर्ड निकलेगा, ये मतलब पता चल गया। तो डिसएंगेज का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है, पीछे हटना, कि लड़ने के लिए गए किसी देश के खिलाफ, उनकी सेना देखी तो पीछे हट गया, तो पीछे हटना ये होता है। या फिर शामिल ना होना, डिसएंगेज, शामिल ना होना, क्योंकि एंगेज आप एंगेज कर रहे हो किसी चीज़ में, शामिल हो रहा है, तो शामिल ना होना ये भी होता है डिसएंगेज का मतलब, ये चीज़ हो गई, ठीक है। ईडियम निकालना है, टू ब्रिंग टू लाइट। अब देखो थोड़ा आइडिया लगाएंगे, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, रोशनी, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, किसी के जीवन में प्रकाश आ गया, रोशनी आ गई तो वो, ठीक है, प्रकाश डालना, जो चीज़ अंधेरे में है उसे सामने लेके आना, तो वही तो हो गया डिस्क्लोज, ओपन उजागर करना। तो सीधा आंसर मिल रहा है टू डिस्क्लोज, किसी चीज़ को उजागर करना, क्योंकि आप लाइट डाल रहे हो, जो चीज़ दिख नहीं रही थी उस पर प्रकाश डाल रहे हो। अब ये लाइटन सीधा उसे जलाना या लाइट अप करना, तो ये सीधा आंसर ईडीएम का आता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। बातचीत में शामिल होना, एंगेज होना, ये भी नहीं, और पीछे हटना ये भी नहीं, तो आंसर भी मिल गया। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ईडीएम के इस तरह से आप लॉजिक थोड़ी बहुत लगा सकते हो, क्योंकि जब नहीं पता ईडीएम, हमने बहुत सारी ईडीएम मान लो पढ़ ली, उसके बाद भी ऐसे ईडीएम आ जाते हैं कि एक दो ईडीएम हमें नए लग रहे हैं, तब हम लॉजिक कैसे लगाएं, कोई तो आइडिया लगाएं, तो हम ऑप्शन से ऐसे छांट सकते हैं। और वैसे मैं बोलूँगा कि ईडीएम आपको अच्छे से पढ़ के आने चाहिए कि हाँ इसका मतलब यही होता है। अब ये टू ब्रिंग टू लाइट एक बार आ गया तो अब कभी भी आए उसके लिए हमें कहीं भटकना ना पड़े, सीधा है उसका मतलब कि डिस्क्लोज करना या फिर आप रिवील करना, उजागर करना, ओपन करना, जो भी आ जाए। यहाँ कीवर्ड्स बेशक बदल जाएं, आपको उसका हिंदी सेंस पता है ना, किसी चीज़ को उजागर कर दिया, ठीक है, उसे अनकवर कर दिया, कुछ भी पूछ लें आपका आंसर नहीं बदलेगा, इस तरह से रटना नहीं होता है। एंटोनिम बताना है रिफ्यूज का, कई बार इस शब्द को बताया है। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, परमिट का मतलब होता है किसी को अलाउ कर दिया, कि परमिट दे दिया कि आप कहीं भी घूमो, ठीक है, तो ये आंसर हो गया सीधा एंटोनिम। अब ये पढ़ के देख लो, सेंटेंस में आया ना, तो आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। तो मैंने क्या किया, मेरे सपनों के बीच में, मेरे सपने के रास्ते में कोई भी अगर आएगा ना एनीथिंग, उसे मैंने क्या किया, अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने सपने देखे उसे मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, और उसके बीच में कोई भी आएगा तो उसे आने नहीं दूंगा, उसे मना कर दूंगा। तो ऐसा कुछ आइडिया निकलेगा कि उसे आने दूंगा कि आ जाओ, मेरे जो ड्रीम्स हैं उनके बीच में आ जाओ, मुझे अचीव नहीं करना। तो ये नेगेटिव वर्ड जा रहा है कि नहीं, नेगेटिव। अब हम देखते हैं, अब हमें कुछ पता हो तो परमिट एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको पता है, अलाउ करना, परमिट मिलना। अब आपको ये रिप्रेस का मतलब पता होना चाहिए, सप्रेस और रिप्रेस का मतलब होता है दबाना, किसी को नीचा दिखाना, दबाना, तो ये हो गया रिप्रेस, ठीक है। अब अकॉर्ड नहीं पता, बाल्क नहीं पता, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ना आपको अकॉर्ड का मतलब पता ना बाल का मतलब पता, तो कम से कम एक यहाँ पे आप जो इंटेलिजेंट गैसिंग होती है उससे आप टेक करके आओगे कि हाँ ये नेगेटिव है, और एंटोनिम इसका गारंटीड पॉजिटिव बनेगा। अब ये दोनों वर्ड पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पॉजिटिव है, तो रिप्रेस पे तुक्का मारने से अच्छा कि आप परमिट पे तुक्का मार के आओ और वो सही भी निकल जाए, ठीक है। तो ये हम चांसेस तो बढ़ा रहे हैं अपने मार्क्स इंप्रूव करने के, तो ऐसे भी आंसर्स निकलते हैं। और बाकी आपको गारंटीड पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया रिफ्यूज वगैरह, इसीलिए मैंने ग्रीन में नहीं डाला, क्योंकि अब ग्रीन कलर इतना आएगा, इसलिए मैं जानबूझ के ग्रीन कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो वीडियोस देख के आए उन्हें पता चल रहा है, शब्द देख के हाँ कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है, ये हो गया समझौता करना। और इसका एक और बताया था मैंने, मीडिएशन, पिछली एक दो शिफ्ट में बताया था मीडिएशन, समझौता करना। और कौन करवाता है, तो मीडिएटर करवाता है ना, मीडिएटर, यही तो समझौता करवा, जो समझौता करवाए वो मीडिएटर, और समझौता करवाना मीडिएशन। और ये हो गया, ये भी सेंस हो गया अकॉर्ड, तो आपको पता चल गया अकॉर्ड और मीडिएशन सिनोनिम हो गए। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको याद नहीं रखना कि आपसे पूछा जाए अकॉर्ड का सिनोनिम, नहीं, आप तो केवल अकॉर्ड का हिंदी मतलब याद रखो और मीडिएशन का हिंदी मतलब याद रखो, जब आएगा हम आंसर निकाल लेंगे। बाल्क का क्या मतलब होता है, मना करना, ठीक है, ये भी वही है रिफ्यूज करना। तो जो रिफ्यूज है ना, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया, ये रिफ्यूज और बाल्क एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, तो ऐसे पढ़ना होता है, ये सिनोनिम हो गया, परमिट इसका एंटोनिम हो गया, बाकी ये समझौता करना, ये सब आप सीख गए, इसमें कुछ है ही नहीं, बस इनकरेक्टली स्पेल ढूंढना है ना। तो ये रेस्टोरेंट गलत है, इसका सही क्या होगा आप खुद बताओगे, क्योंकि कई बार मैंने बताया है, ठीक है।
आप भी कुछ काम करो, कमेंट में बताना कि इसका रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है। अब ये कीवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ग्रीन में है ना, ये जो इतने सारे कीवर्ड्स इस क्लॉज टेस्ट में आए, अगर आपको ये नहीं पता होंगे ना तो क्लॉज टेस्ट कठिन हो जाएगा। ये देखना, ये कीवर्ड्स नहीं पता होंगे और ये कीवर्ड इतने रिपीट हो चुके हैं कि मैंने ग्रीन में डाल दिए, ठीक है। तो ये चीज़ और भी मैं बता नहीं रहा, ये माइग्रेंट वगैरह, सिचुएशन वगैरह, कुछ भी उठा लो आप, सारे के सारे कीवर्ड्स आपको बता चुका हूँ। हार्म का मतलब, प्रोटेक्ट का मतलब, चाहे आसान हो चाहे कठिन, अफेक्टेड, क्लाइमेट चेंज, कुछ भी हो, सब बता चुका हूँ। अगर मैं ग्रीन करने पे आ जाऊँ ना तो ये येलो के ये 3-4 छोड़ दो, बाकी सब ग्रीन है इसमें, एनवायरनमेंट वगैरह ये सब, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये देख लो, एडवर्स का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ना, अब इन्हें लिखूंगा नहीं बार बार, नेगेटिव इम्पैक्ट जो नकारात्मक प्रभाव है तो वो एडवर्स इफेक्ट हो गए, तो वो एडवर्स हो गया नेगेटिव, ठीक है। डिग्रेडेशन का मतलब किसी चीज़ का ह्रास हो रहा है, ठीक है, डिग्रेड हो रही है वो चीज़, उसकी वैल्यू गिर रही है, उसकी क्वालिटी गिर रही है, ठीक है, तो वो हो गया डिग्रेडेशन। ऐसे ही इसका डेट्रियोरेट होता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, DETERIO, डेट्रियोरेट। अब मैंने बोला ING वगैरह नहीं देखना, ये तो वहीं से उठाया है क्योंकि ऐसा ही एडिटिव जिसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी होता है ह्रास होना, गिरावट होना, वैल्यू। तो डेट्रियोरेट, डिग्रेडेशन, ये दोनों सिनोनिम हो गए। केवल आइडिया दे रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत अच्छे समझा चुका हूँ प्रीवियस शिफ्ट में, यही चीज़ें बताता रहूँगा तो नई चीज़ें नहीं सिखा पाऊँगा आपको। डेस्परेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको मैंने डेस्परेट बताया था, ठीक है। और डेस्परेट का मतलब बताया था कि बहुत ज़्यादा लाचार, बेबस, ठीक है, डेस्परेट बहुत ज़्यादा परेशान, तो वो डेस्परेट हो गया, तो डेस्परेशन भी उसी से बना हुआ है, ठीक है। लाइवलीहुड का मतलब, इसका मतलब होता है जीविका के साधन, जीविका के साधन, या सिंपल तरीके से बोलें तो जीवन यापन करने के लिए कार्य करना, जीवन यापन के लिए कार्य। तो आप क्या करते हो, कोई जॉब करते हो जिससे आपका खर्चा चल सके, ठीक है, लाइवलीहुड चल सके, तो लाइवलीहुड का मतलब ही होता है रोजगार, सीधा ये है इसका मतलब कि जीवन यापन के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, तो लाइवलीहुड यही होता है, लाइवलीहुड, ये चीज़ हो गई, ठीक है। माइग्रेशन आपको पता है, प्रवास करना, माइग्रेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और माइग्रेशन उस जाने की प्रोसेस को बोलते हैं कि एक शहर छोड़ दिया, ठीक है, एक स्टेट छोड़ दिया, दूसरे स्टेट में रहने लगे। वल्नरेबल, या काम की तलाश में चले गए। अनसेफ, ठीक है, वल्नरेबल, जो अनसेफ हैं, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित हैं, तो वो वल्नरेबल हो गए। कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर करना, जैसे कंपल्सन था मजबूरी, वो स्पेलिंग अलग थी, COMPULSION था, यहाँ कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, कंपेल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, ठीक है, ये आपको पता है, मानव अधिकार, या मानवाधिकार भी लिख सकते हो, तो ये मानवाधिकार हो गया। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव मतलब हो गया बहुत ज़्यादा संवेदनशील, ठीक है, ये कीवर्ड बता चुका हूँ ऑलरेडी। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, किसी ने थोड़ा बहुत रो के दिखाया तो उन्हें भी आंसू आने लगे आंखों में, वो भी उन्होंने रुआ सा मुंह बना लिया। किसी ने कैसे भी झूठ बोल दिया तो उन्हें वो सच लग गया, सेंसिटिव कैसे हो गए वो, कि कुछ लोग उन पर असर ही नहीं पड़ रहा। वो किसी को अगर दयनीय स्थिति में भी देख लेना, बहुत बुरी स्थिति में, जैसे कुछ लोग हैं पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, बेघर वगैरह हैं, भिखारी हैं, तो उन्हें देख के भी दया नहीं आ रही, सच में उन्हें ज़रूरत है तो हम बोल देते हैं, या कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही मांगते रहते हैं। तो वो उससे रिलेटेड हो गया कि कुछ लोग देख के तुरंत पैसे दे देते हैं, कुछ नहीं हम नहीं देंगे, तो वो सेंसिटिव से रिलेटेड आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। संवेदनशील, भावुक, इमोशनल, ये चीज़ है। एल्सवेयर का मतलब क्या होता है, कहीं और, ठीक है, एल्सवेयर कहीं और, यहाँ नहीं कहीं और, तो ये सिर्फ इतना ही मतलब होता है कहीं और, कहीं और चले जाओ, गो एल्सवेयर, ठीक है, तो ये हो गया। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, यहीं से याद हो जाएगा, एबिलिटी टू मूव, तो मूव करने की जो योग्यता है, एबिलिटी, उसे मोबिलिटी बोलते हैं। अब बड़ी उम्र में बूढ़े जब हो जाते हैं तो मूव करना आसान नहीं रहता, तो मोबिलिटी कम हो जाती है, तो इसे बोलते हैं चलने फिरने की, ठीक है, चलने फिरने की क्षमता, तो ये हो गया आपकी मोबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये समझ में आ गया होगा आपको, आगे देख लेते हैं। रेनाउंस, अब यहाँ आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा, एक रेनाउंस और एक डेनाउंस, क्योंकि कीवर्ड एक जैसे आते हैं ना। तो रेनाउंस का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, त्यागना, छोड़ना, एवेंडन, कोई बुरी आदत है वो छोड़ दी, ठीक है, कोई नेगेटिव चीज़ वो छोड़ दी, तो रेनाउंस का मतलब हो गया त्यागना, छोड़ना। डेनाउंस का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है, डेनाउंस, आलोचना करना, या फिर सार्वजनिक
निंदा करना, ठीक है, सार्वजनिक या फिर ओपनली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेटली जाके किसी की आलोचना करना, उसे भला बुरा बोलना, नहीं, सार्वजनिक निंदा करना, ओपनली स्टेज पे जाके बोल दिया किसी के बारे में, तो ये हो गया डिनाउंस और ये हो गया रेनाउंस। तो याद रखना केवल आर और डी का फर्क है, डी से डिनाउंस और आर से रेनाउंस। अब ये सब बता चुका हूँ, अफेक्टिव, मिनिमम, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, सब फास्ट वगैरह। रिगार्ड, तो देखो रिगार्ड का क्या मतलब होता है, सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना, या फिर रिगार्ड का मतलब ध्यान देना भी होता है, ध्यान देना। तो ये रिगार्ड यहाँ से, और एक चीज़ होती है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग जैसे ये जो एकलव्य सीरीज है ये किसके रिगार्डिंग है, बुकैब के रिगार्डिंग है, तो रिगार्डिंग के संबंधित, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंधित, ये चीज़ हो गई रिगार्डिंग बुकैब, एकलव्य सीरीज इज रिगार्डिंग बुकैब, तो ये हो गया। फिक्सेट, फिक्सेट का मतलब होता है फिक्स, अब ये FIX फिक्स करना, और एट, अब देखते हैं इसका मतलब। तो फिक्स करना क्या होता है, किसी चीज़ पे हम टकटकी लगाए हुए हैं तो ध्यान लगाना, फिक्सेट, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ध्यान केंद्रित करना, ये हो गया। या फिर फोकस करना, ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से, ये चीज़ हो गई। अब ये देखो डिपेंड, इन, फ्रॉम, एट, ऑन, मैंने बताया था वर्ब के साथ में अगर आपको प्रेपोजिशन वगैरह मिल जाए तो ये जो आपका फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाता है, तो ये आसान नहीं रहता। डिपेंड इन, डिपेंड फ्रॉम, डिपेंड एट, डिपेंड ऑन। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि डिपेंड के साथ ये तीनों काम करते नहीं, केवल एक ही काम करता है, तो डिपेंड के साथ हमेशा आपको यही मिलेगा, डिपेंड ऑन, ठीक है। तो निर्भर होना आपको पता है, ये चीज़ तो आपको पता है, किसी के ऊपर निर्भर होना, आश्रित होना, तो ये डिपेंड ऑन, ये चीज़ हो गई। वरना इनके मतलब भी बताने पड़ते, ठीक है ही नहीं इसका कोई मतलब। अब ये ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, जब फॉर्म भरते हो तो उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल रहती है कि मन है तो ये भर दो, नहीं है तो छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐच्छिक, तो ऑप्शनल हो गया। इम्पेरेटिव और रजिस्टेंट, तो रजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो आपने रजिस्टेंस सुना होगा, ठीक है, रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, रुकावट, और रजिस्टेंट का मतलब होता है रोकने वाला, ठीक है, रोकने वाला, जो रोक रहा है वो रजिस्टेंट, और जो रजिस्टेंस मतलब रुकावट, और रजिस्ट ये होता है रोकना। तो देख रहे हो कैसे शब्द बनते हैं, रजिस्ट का मतलब रोकना, रजिस्टेंट का मतलब रोकने वाला, और रजिस्टेंस का मतलब रुकावट। इम्परेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अति आवश्यक, तो ये चीज़ हो गई। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए अपना पूरा काम हो गया। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थोड़ा क्लॉज टेस्ट की सीरीज़ की। तो 18 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, पूरा क्लॉज टेस्ट खत्म हो चुका है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, आप कोई भी एक दो वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्लॉज टेस्ट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है तो पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करिए, इतनी हेल्प होगी कि आप 5 में से 5 सही करने लगेंगे। जो मैंने बेस्ट ट्रिक्स, बेस्ट अप्रोचेस जो होती हैं, जो मैं लगाता हूँ, जिससे सॉल्व करता हूँ, वो सब बताया है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी और भी जो सीरीज़ है PQRS वगैरह वो देख सकते हैं, और ग्रामर की सीरीज़ अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।